Welcome to Vedanta Coaching Academy. Today we will start with the new topic center of mass. लास्ट क्लास में हमारा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर ख़त्म हो गया था. उसी कंटिन्यूटी में आगे हम आज सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले बात ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन. सेंटर ऑफ मास जो है एक्चुअली मैक्सिमम जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें लिखा होता है कि सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर इज द होल मास टू बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड. मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है. और आई थिंक ये डेफिनेशन कुछ हद तक कहीं कहीं किसी किसी केस में सही है, पर किसी किसी केस में ये डेफिनेशन सही नहीं है. जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें रोटेशन मोशन में, रोटेशन सपोज करो ये मेरे को डिस्क है, ओके, और ये डिस्क मैंने फिक्स कर दी है और इस फिक्स एक्सिस के अबाउट मैंने ये रोटेट की. इस फिक्स एक्सिस के अबाउट मैंने इस डिस्क को रोटेट किया. सो क्या हुआ होगा, इस डिस्क के पास नंबर ऑफ पार्टिकल है, ओके. सभी पार्टिकल की अपनी अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, और इन सभी हाफ एम बी स्क्वायर का जब मैं समीशन करूंगा, जब हम रोटेशन चैप्टर में देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. कुछ इस तरह की वैल्यू आती है. ये हम रोटेशन चैप्टर में देखेंगे किस तरह से वैल्यू आई है. मतलब जब हम समीशन करूंगा हाफ एम वी स्क्वायर की. सो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हर एक पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है. बट अभी हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें लिखा होता है कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर ऑल द मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. मतलब इस पूरी डिस्क का जो भी मास है वो इस आप ऑब्वियसली बात है एक सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर है. इस सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर का जो सेंटर जो होगा उसका सेंटर ऑफ मास होगा, और इसका जो सेंटर जो है हमने फिक्स कर दिया है, इसका हम सेंटर हमने फिक्स कर दिया है. इसका मतलब जो पूरा का पूरा मास इस फिक्स एक्सिस पे कंसंट्रेटेड है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर फिक्स एक्सिस पे कंसंट्रेटेड है तो उस पॉइंट पे जब ये डिस्क मूव करेगी तो सेंटर वाला पार्ट होगा वो मूव नहीं करेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है. सो हमने क्या अज्यूम किया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ मास की बात जब हम कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है. यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो. अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हुई. अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई मतलब होल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की तरह से हम बोल रहे हैं कि ये जीरो है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम क्या बोल रहे हैं, ये जीरो है. बट अगर हम देखें इस डिस्क के हर एक पार्टिकल क्या कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. सो इसका मतलब इस टाइप केस में जब कोई डिस्क मूव रोटेट कर रही है अबाउट सम पर्टिकुलर फिक्स एक्सिस के अबाउट, उस केस में ये वाली डेफिनेशन हमारे पास गलत हो जाती है कि सारा मास यहाँ सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है. अगर सारा का सारा मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड यहाँ पे अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी हम जीरो मान रहे हैं. तो हर एक पार्टिकल की हम काइनेटिक एनर्जी जीरो मान रहे हैं. बट एक्चुअल में देखा जाए मेरे पास इस डिस्क की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है हर एक पॉइंट के पास. सो अगर ये डेफिनेशन कई कई केसों में डेफिनेशन सही है कि पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड किसी पॉइंट पे हुआ है, बट जो अगर हम एक्चुअल में देखें तो सेंटर ऑफ मास को डिफाइन मैथमेटिकल टर्म में हम डिफाइन करते हैं. उस मैथमेटिकल टर्म से जितने भी केसेस होंगे वो एक तरह से सही बैठते हैं. सो टू फाइंड आउट द या टू डिफाइन द सेंटर ऑफ मास हम यूज करते हैं मास मूवमेंट का. अब बात आती है मास मूवमेंट क्या है. सबसे पहले बात आती है मास मूवमेंट क्या चीज है. अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना है, अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, हम उस सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अबाउट, किसके अबाउट, मास मूवमेंट के अबाउट, मास मूवमेंट के. इसके अबाउट हम सेंटर ऑफ मास को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब सबसे पहले बात आती है कि मास मूवमेंट क्या है. मास मूवमेंट कुछ नहीं, मैथमेटिकल टर्म है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है मास मूवमेंट.
एक ये मैथमेटिकल टर्म है मास। मतलब अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें, सेंटर ऑफ मास अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं, सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट अबाउट विच दिस मास मोमेंट इज जीरो। क्या इसको हम z से डिनोट करते हैं? सो जो ये z की जीरो होगा, इस डेफिनेशन से पता लगता है कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट अबाउट विच मास मोमेंट इज जीरो। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट है जिसके अबाउट मास मोमेंट क्या है? जीरो के बराबर है। अब बात आती है कि ये मास मोमेंट क्या है? मास मोमेंट क्या है? मास, अगर मैं मास मोमेंट की बात करूं, यहां पे मास मोमेंट, मास ये होता है मास ऑफ पार्टिकल, जो भी मास का पार्टिकल है, मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल with respect to point, with respect to point। ओके, क्या बोला मैंने कि जो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट अबाउट विच, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट मास मोमेंट जीरो होता है। अब मास मोमेंट क्या है? मास मोमेंट है मास ऑफ पार्टिकल इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं मास मोमेंट एक्चुअल में है क्या चीज। अगर मैं इसको एग्जांपल से देखो, सपोज करो मेरे पास एक्सिस सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास एक पार्टिकल है और इसकी पोजीशन दे रखी है 1,2,3 और इसका मास 2 kg मेरे पास दे रखा है और मेरे को बोला है फाइंड आउट द मास मोमेंट। सो मैं इसका मास मोमेंट कैसे निकालूंगा? इसका मास मोमेंट जो होगा, इसका मास मोमेंट, इसका मास मोमेंट जो होगा, क्या डेफिनेशन बोलती है उन्हें मास मोमेंट की? मास मोमेंट की डेफिनेशन होती है कि मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल कितना है? 2 kg, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, किस उस पॉइंट के अबाउट, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। मतलब ये पोजीशन वेक्टर कितना होगा? ये वाला 1 2 3 जितना भी है, i प्लस 2j प्लस 3k, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मेरे पास मास मोमेंट आएगा 2i प्लस 4j प्लस 6k। ये मेरे पास क्या आ गया? मास मोमेंट आ गया। दिस इज अ मास मोमेंट। ओके, अगर ये चीज समझ आ गई तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड आउट मास मोमेंट, find out mass moment of particle with respect to point, क्या? with respect to point 3,2,1 3,0,2 सॉरी 3,0,2 इस पॉइंट के अबाउट मैंने मास मोमेंट निकालना है। ठीक है, क्या है मेरे को मैंने मास मोमेंट निकाला है पार्टिकल का और उस पार्टिकल का वेट हम मास दे रखा है 2 kg, कितना? 2 kg। ओके, सो मान लो ये इस तरह से है हमारे पास x, ये y, क्या बोला है? फाइंड आउट द मास मोमेंट ऑफ पार्टिकल 2 kg का कोई पार्टिकल है, इसका मैंने मास मोमेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। मान लो मेरे पास 3,0,2 पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट मैंने इसका मास मोमेंट निकालना है और जिसका मैंने मास मोमेंट निकालना है उसके मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पे 1,2,3। ओके, 1,2,3। सो मैंने क्या करना है यहाँ पे? आई वांट टू फाइंड आउट द मास मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। सो क्या करेंगे हम? इस दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, ये वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, मतलब मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
हमने क्या ये पोजीशन वेक्टर आ गया विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो हमने इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का हमने मास मूवमेंट फाइंड आउट करना है। सो क्या होगा, z से डिनोट हम मास मूवमेंट को डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू मास 2 kg इनटू क्या पोजीशन वेक्टर कितना होगा यहाँ पे r फाइनल माइनस r इनिशियल, यही पोजीशन वेक्टर होता है। सो 2 इंटू r फाइनल कितना है मेरे पास 1 i प्लस 2j प्लस 3k, ये फाइनल वेक्टर आ गया, माइनस इनिशियल वेक्टर 3i प्लस 2z, ये हमारे पास आ गया मास मोमेंट। ओके, सो अगर इसको हम सॉल्व करें, सो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 2 इंटू अंदर i माइनस ए माइनस 2i, और ये 2j से सब यहाँ पे 2j ही बचेगा, 3k में से सॉरी k है, 3k में से अगर मैं 2k माइनस कर दूं बच गया मेरे पास k। सो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस 4i प्लस 4j माइनस 2k, ये मेरे पास आ गया मास मूवमेंट, ये मेरे पास आ गया मास मूवमेंट। मास मूवमेंट किसका, इस 2 kg पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये मेरे पास मास मूवमेंट आ गया। सो इस मास मूवमेंट की हेल्प से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मूवमेंट पूरे सिस्टम का जीरो हो जाता है। क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अब सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच जिसके अबाउट विच जो मेरे पास मास मूवमेंट है, समेशन ऑफ मास मूवमेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है। ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि मास मूवमेंट उस सिस्टम का जीरो जब हो गया, वो मेरे पास सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, नाउ अब हम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। क्या टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। किसका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के हम क्या सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना सीखेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये एक्सिस सिस्टम है एक्स वाई, मान लो मेरे पास एक मास यहाँ पे है m1, दूसरा मास मेरे पास यहाँ पे है m2। ओके ठीक है, अब मैंने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बोली थी कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट मास मूवमेंट जीरो होगा। तो सपोज करो मेरे पास एक m1 मास था, एक m2 मास था, और मान लो एक m3 मास है, ये तीन मास मेरे हैं। अब इन तीनों मास का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जहां पे कि मास मूवमेंट सिस्टम का जीरो होगा। सपोज करो ये एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का मास मूवमेंट जीरो है। तो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर आ गया, ये आ गया किसका पोजीशन वेक्टर है, ये है आर सी से डिनोट करता हूं, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट मास मूवमेंट जीरो होगा। ओके, सो दूसरा ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये मास 1 के लिए पोजीशन वेक्टर ये r1 से डिनोट कर दिया, ये पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल के लिए हो गया r2। वैसे ही एक पोजीशन वेक्टर मैं और करता हूँ, इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, ये 3 के लिए r3। ठीक है, इस तरह से मैंने सभी की पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मूवमेंट जीरो है। मतलब मान लो अगर ये वो पॉइंट है,
इस पॉइंट के अबाउट मास मूवमेंट इस पूरे सिस्टम का जीरो होगा। मतलब समीशन ऑफ z इक्वल टू जीरो होगा। मान लो अगर मैं इसको ए पॉइंट डिनोट करता हूं, इस ए पॉइंट के अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट जो मास मूवमेंट होगा वो जीरो होगा। ओके ठीक है। अब देखो जब इतना सा हो गया, जैसे अभी जब हम मास मूवमेंट की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को जो पोजीशन वेक्टर से अगर मैं वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस वेट को, वो मेरे को मास मूवमेंट देगा। तो सिंपल ये वो पॉइंट यहाँ पे है, इस यहां से मैंने पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये वाला पोजीशन वेक्टर आ गया कितना, ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा r1 माइनस RC आएगा ना इसके अबाउट। और अगर ये पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया यहां से यहां तक, ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास r3 माइनस RC। और इसके यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास कितना r2 माइनस RC, मतलब ये आएगा r2 माइनस RC। ठीक है, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर हो गए। जैसे हमने है ना, अगर मैं इसको अलग निकालूं थोड़ा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के अबाउट मास मूवमेंट जीरो हुआ होगा इन पार्टिकल का। मतलब ये पार्टिकल m1 दूरी पे है, सॉरी r1 दूरी पे है, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ गया r1 माइनस RC। वैसे ये वाला वेक्टर यहां को गया है और इसकी दूरी r3 माइनस RC है, और ये m3 मास है, और ये वाला एक लास्ट बच गया मेरे पास, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर ये m2 मास का है, और इसका पोजीशन वेक्टर आ गया r2 माइनस RC। ठीक है, सो मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट मास मूवमेंट जीरो होगा इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। सो मैं इसको सिंपल कर सकता हूं, आगे अगर देखूं, ये मेरे पास पॉइंट था, कैसे कैसे आया था, ये 1 2 3 के लिए, ठीक है। सो ये था ऐसे r1 माइनस RC, ये m1 मास, ये था r कितना था r2 माइनस r3 माइनस RC, ये m3 मास था यहाँ पे, और मेरा नीचे मास कौन सा था m2, ये था r2 माइनस RC। ठीक है, सो मैंने इस a पॉइंट के अबाउट मास मूवमेंट जीरो करना है, तो समीशन ऑफ z इक्वल टू जीरो अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट a। सो क्या होगा, मास मूवमेंट की डेफिनेशन होती है मास इनटू पोजीशन वेक्टर, मतलब मास इनटू दैट पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर। सो कितना आएगा m1 इंटू r1 माइनस RC। यही हो, क्योंकि मास मूवमेंट की डेफिनेशन क्या थी, मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, प्लस दूसरा मास m2 इंटू r2 माइनस RC, थर्ड m3 इंटू r3 माइनस RC। ये चीज हमारे पास इक्वल टू जीरो आ गई। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है सारे, सॉरी हाँ वेक्टर। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा m1 r1 प्लस प्लस वाली टर्म एक साथ ले लूंगा, 2 प्लस m3 r3, और ये जो RC वाली टर्म है उनको उस साइड ले आऊंगा, तो RC कॉमन आ गया, अंदर बचा m1 प्लस m2 प्लस m3। सो यहां से मेरे पास RC की वैल्यू आ गई, जो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, ये RC इज इक्वल टू कितना आ गया m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, क्या किया हमने क्या किया, तो पीछे देखें हम, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट के अबाउट मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट मास मूवमेंट उस सिस्टम का जीरो हुआ होगा। तो सिंपल बात है, मैंने इस पॉइंट के अबाउट मास मूवमेंट जीरो किया, और हमारे पास आंसर आ गया कितना, RC इज इक्वल टू m1 r1। अगर इन्फिनिट n नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो
क्या हो जाएगा, एम अप टू M1R1N तक ये चलता रहेगा। ठीक है, इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। मेरे को बोला है फाइंड द सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं 2 kg का, एक है दूसरा 2 kg, 4 kg और 5 kg, ये 4 kg और एक 5 kg। ठीक है, ये मेरे पास दे रखे हैं और इनके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं मेरे पास। इसका दे रखा है 2,3, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,6, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2, ये दे रखे हैं। अब बोला है फाइंड आउट द सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपल, हमने जो जनरल टर्म निकाली सेंटर ऑफ मास को निकालते हमने R इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। बट मेरे को अब ये x और y एक्सिस में दे रखा है, तो मेरे को x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैं इसको x में लिख दूंगा। x सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, मास मान लो इस पार्टिकल की बात करूँ मैं 5 इंटू एक्स की तरफ कितनी वैल्यू है 1 प्लस 4 kg का मास, इसकी x कोऑर्डिनेट कितना है 4 प्लस 2 kg का मास, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2, ओके, डिवाइड बाय टोटल मास कितना 2 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो मेरे पास इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी, लोकेशन। और दूसरा y की, y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, मास इनटू इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2 प्लस 4 kg, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 6 प्लस 2 kg, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 3 डिवाइड बाय टोटल मास 2 प्लस 5 प्लस 4। इसको सॉल्व करके जो भी हमारे पास मैथमेटिक कैलकुलेशन है जो भी आएगा वो हमारे पास इसकी पोजीशंस आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद कुछ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिफरेंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उनकी वैल्यू है हमारे पास। क्या टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट शेप्स, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, जल्दी इनकी डेरिवेशन की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है कि किस तरह से इनको हम ड्राइव कर सकते हैं। जस्ट इनकी लोकेशन ने याद रखो, वही मोर देन इनफ है। पहला हमारे पास है रॉड के लिए, एक मेरे पास रॉड है, इसकी हम डेरिवेशन एक्चुअली इसकी हम एक डेरिवेशन करेंगे जब वो वेरी कर रही होगी उसकी अलोंग द लेंथ डेंसिटी, उसके लिए हम इसकी एक डेरिवेशन करेंगे। अगर ये यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो L/2, 0 पे होगा। अगर इसकी लेंथ मेरे पास L दे रखी है तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो L/2, 0 पे होगा। ठीक है, अगर वर्टिकल रॉड होती तो उस टाइम कितना होता 0, L/2। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास रिंग का केस, दूसरा मेरे पास रिंग। अगर ये रिंग है तो रिंग में कहां पे होगी, इसके सेंटर पे मेरे पास क्या सेंटर ऑफ मास होगा, जस्ट इसके सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर ये सारी सिमेट्रिक, ये सारी की सारी जितनी भी है सिमेट्रिकल शेप है, इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास स्क्वायर केस पे होगा। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे होगा, यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है ट्रायंगल की। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो इसको सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से, वो होगा h/3 डिस्टेंस पे। h मतलब हाइट ऑफ ट्रायंगल, उसकी जो h/3 होगी
यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास मेरे को देखने को मिलेगा h/3। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेमी रिंग की, अगर मैं सेमी रिंग की बात करूं, सेमी सर्कुलर रिंग की बात करूं, सर्कुलर रिंग, मैं सेमी सर्कुलर रिंग की बात करूं, उस केस में जो मेरा सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2r/पाई डिस्टेंस पे। कितने पे? ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा 2r/पाई डिस्टेंस पे मेरे पास सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग के लिए होगा। ठीक है, फिर अगला मेरे पास सॉलिड हेमिस्फीयर। नेक्स्ट यहीं पे लिखते हैं, नेक्स्ट सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर की बात हुई, इस तरह से शेप होगी, तो इसको सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, और इसकी जो दूरी होगी वो होगी 3r/8। कितनी? 3r/8। 3r/8 इसका लोकेशन होगी सेंटर ऑफ मास की। अगर हॉलो की बात हो, अगर हॉलो हेमिस्फीयर हो, हॉलो हेमिस्फीयर, अगर मैं हॉलो हेमिस्फीयर की बात करूं तो उस टाइम जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा r/2 डिस्टेंस पे। कितने पे? r/2 डिस्टेंस पे। अगर मैं हॉलो कोन की बात करूं, अगर हॉलो कोन की बात करें, हम हॉलो कोन की बात करें, इस तरह से मानो मेरे पास कोन है, ओके, सो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा यहाँ पे, जैसे ट्रायंगल का था h/3, इसका भी सेम h/3 डिस्टेंस पे इसका क्या होगा हमारे पास, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, उसके बाद सॉलिड कोन के लिए यहीं पे लिख देता हूं मैं, आगे सॉलिड कोन के लिए, अगर सॉलिड कोन की बात हुई, सॉलिड कोन में जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा h/4 डिस्टेंस पे। h/4 डिस्टेंस में मेरे पास सॉलिड कोन केस में मेरे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मेरे को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो थे हमारे पास सेंटर ऑफ मास हमने निकाले। चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। सपोज करो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे पास दो बॉडी दे रखी है, मेरे पास दो बॉडी रखी है, एक दे रखा है इस तरह से सॉलिड कोन दे रखा है, उस ये सॉलिड कोन लाइक इसके ऊपर एक हॉलो कोन के ऊपर लाई कर रहा है, और इनकी जो पोजीशन दे रखी है ये यहाँ पे ऐसे, ये 0,12 यहाँ पे पोजीशन है, और दूसरी ये वाली पोजीशन है 4,0 पोजीशन है, और इस कोन का मास दे रखा है 10 kg का, इस कोन का मास दे रखा है 10 kg का, और इस हॉलो हेमिस्फीयर का मास दे रखा है 20 kg का। कितने का? 20 kg का। अब बोला है फाइंड आउट द क्या, सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है यहाँ पे। ध्यान दो, तो जब भी हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमने इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को एक पॉइंट में कन्वर्ट करना है। पॉइंट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? पॉइंट में कन्वर्ट करने का मतलब मैंने उसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मैंने निकालनी है सबसे पहले। सो हमें पता है ये अगर मेरे पास कोन है, सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन में अगर इसमें लाइन ऐसे ड्रॉ करूं और एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, सो इस पूरे कोन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक पॉइंट पे। बोलने का मतलब है वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहेगा? सेंटर ऑफ मास, बस जहां पे पूरा पूरा मास कंसंट्रेटेड हुआ होगा, जो कि एक अधूरी डेफिनेशन है, पर बोलने का मतलब उसका मास मोमेंट उस पॉइंट के बाद 0 हुआ होगा। सो यहाँ पे कोई ना कोई लोकेशन होगी, कितने पे? h/4 डिस्टेंस पे, मतलब ये h/4, h इसकी हाइट कितनी है? 12, मतलब 0, h/4 में 3, h/3 सॉरी 0,3 डिस्टेंस पे ये पॉइंट मेरा लाई कर रहा होगा जहां पूरा पूरा मास कंसंट्रेटेड हुआ होगा। वैसे ही मतलब ये कौन कन्वर्ट हो गया इस पॉइंट में। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे हॉलो सेमिस्फीयर की बात करूं, हॉलो सेमिस्फीयर की जब हमने क्या सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाली थी r/2 डिस्टेंस पे,
सो इसका रेडियस ना 4 दे रखा है, मतलब नीचे जाएगा तो 2 डिस्टेंस पे, यहाँ पे कोई ये पॉइंट होगा, मतलब 0,-2 पे, 0,-2 पे ये लोकेशन होगी जहां पूरा पूरा ये हॉलो हेमिस्फीयर यहाँ पे कंसंट्रेटेड हुआ होगा। सो मैंने ये लोकेशन निकाल दी, कहाँ कहाँ पे मेरे पास पॉइंट लाई कर रहे होंगे। सिंपल। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है ये पूरा का पूरा सिमेट्री वाई एक्सिस की, सॉरी पूरी पूरी बॉडी वाई एक्सिस की तरफ है, तो मैं वाई सी ओ एम ही निकलेगा मेरे पास जो लोकेशन होगी वो वाई सी ओ एम ही निकलेगी। कितनी होगी, मास, इसका मास 10 kg मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस 3, ओके, प्लस इसका मास 20 kg मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस -2 डिवाइड बाय टोटल मास कितना 10 + 20। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, ये आ गया y इज इक्वल टू 30 - 40 डिवाइड बाय 30। सो y कितना आ गया सेंटर ऑफ मास -10/30, y इज इक्वल टू कितना आ गया -1/3। मतलब ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ गई मेरे पास, y इज इक्वल टू कितनी -1/3। ठीक है, ओके। सो अभी तक हमने जितने भी सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे वो हमने जो डिस्क्रीट मास था, जो कंटिन्यूस बॉडी की बात नहीं कर रहे थे हम वैसे तो मैंने कंटिन्यूस बॉडी के मैंने आपको कईयों के कहते यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू डायरेक्ट लिखा दी है, बट उसमें से हम अब हम देखेंगे कि हम जब मेरे पास कंटिन्यूस बॉडी हो उस केस में हम किस तरह सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, उसका मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। उसके लिए अगर मेरे पास सेंटर ऑफ मास निकालना हो, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, किसके लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, उसके लिए जो होता है फॉर्मूला होता है XUM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन H.dm डिवाइड बाय टोटल मास dm। वैसे ही y के लिए क्या हो जाएगा, YCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Y.dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। इसकी हेल्प से हम अपने सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो dm है ये टोटल मास है, क्या ये टोटल मास है, टोटल मास है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में सॉरी जिसकी वैल्यू dm की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये निकलती है लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, मास अपॉन लेंथ, ये होगी, या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन दे रखी होगी, ओके, या ये m/l होगा लैम्डा, या फिर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन दे रखी होगी। वैसे ही अगर मैं एरिया में अगर तो मेरी लेंथ केस में हो गया, अगर एरिया की बात करूं तो उस टाइम जो डीएम को निकालूंगा मैं कैसे निकालूंगा, डीएम इज इक्वल टू कितना सिग्मा डी हो जाएगी मेरे पास। वो यहाँ पे लीनियर डेंसिटी थी, यहाँ पे मेरे पास सरफेस डेंसिटी आएगी, और सरफेस डेंसिटी को निकालने का फार्मूला आएगा m/a, ये होगा, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर ये गिवन होगा। ठीक है, सो इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूस बॉडी सेंटर ऑफ मास को निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है, और बोला क्या है कि इसकी जो लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड है वो वेरी कर रही है फंक्शन लैम्डा इज इक्वल टू a + bx। इस फॉर्म में इसकी जो लीनियर डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो यहाँ पे कुछ और है, मतलब डेंसिटी क्या अलोंग द लेंथ वेरी कर रही है। ठीक है, और ये क्या है, कंटिन्यूस बॉडी है। अगर हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, लोकेशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो मैं एक छोटा सा पार्टिकल dm ले लूंगा ऑफ dx लेंथ का, ये 0 इनिशियल पॉइंट और एक टोटल लेंथ l। ठीक है, सो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हाउ मच, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm डिवाइड बाय dm। ठीक है, h dm डिवाइड बाय dm। ठीक है, अब dm की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, dm हमें पता है dm क्या होता है, dm होता है लैम्डा इंटू dx, मतलब लैम्डा लैम्डा, और लैम्डा मेरे पास दे रखा है कितना a + bx इंटू dx।
डिवाइड बाय कितना इंटीग्रेशन, डीएम का मतलब लैम्डा इंटू डीएक्स, लैम्डा मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी एक्स, ये आ गया यहाँ पे इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेंथ एल तक, जीरो टू एल, जीरो टू एल। जब आप इसको सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन होगी ए एक्स स्क्र बाय टू प्लस बी एक्स क्यू बाय थ्री, लिमिट पुट करेंगे कितनी, जीरो से एल तक, डिवाइड बाय इसकी इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्र बाय टू प्लस बी, सॉरी गलत किया कुछ ना, इसकी होगी हमारे पास ए एक्स ही होगी, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र बाय टू, लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से एल तक, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। सिंपल, कितना आएगा इसका, तो मैं इसको सॉल्व करूं, x कितना आएगा, ए एल स्क्र बाय टू प्लस बी एल क्यू बाय थ्री, ये डिवाइड बाय कितना, डिवाइड ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एल प्लस बी एल स्क्र बाय टू, ये मेरे पास लोकेशन आ गई सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है, अगर क्वेश्चन में मास गिवन नहीं हो, मास की जगह अगर मैं एरिया की टर्म में बोला हो, और एरिया की टर्म में बोला तो बोला है, बट वो मेरे पास, मान लो मेरे पास अब एक बॉडी के अलावा दो तीन मेरे पास बॉडीज हो क्वेश्चन में, तो उनको हम कैसे फाइंड आउट, फॉर एग्जाम्पल अभी तो क्या था हमारे पास, एक आइसोलेटेड बॉडी थी, उसका हमने सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट की थी, बट अगर मेरे पास एक क्या दो क्या तीन चार अगर मेरे पास बॉडीज दे रखी है, तो उनकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। सो यही है टॉपिक अगला, कंपोज, नाम क्या है कि सेंटर ऑफ मास फॉर कंपोजिट बॉडी, सेंटर ऑफ मास फॉर कंपोजिट बॉडी, कंपोजिट बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा। और इन कंपोजिट बॉडी में अगर मेन ये होता है कि इसमें मास गिवन नहीं है, इसमें अगर एरिया गिवन दिया है, सो उस केस में जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, अगर पीछे हमने मास था, यहाँ पे क्या एरिया आएगा, सिंपल a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2, सिंपल, मास की जगह हमने क्या यहाँ पे एरिया कर दिया और कुछ नहीं। वैसे ही इसका वाई सी यू एम क्या होगा, a1y1 प्लस a2y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे दो कंपोजिट बॉडी दे रखी है, एक सर्कल और दूसरी मेरे पास दे रखी है एक स्क्वायर, ये कंपोजिट बॉडी दे रखी है मेरे पास, और ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बोला है फाइंड लोकेशन, फाइंड आउट करो सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू करनी है सेंटर ऑफ मास की। सो इस सर्कल का रेडियस दे रखा है r, इसकी जो लेंथ दे रखी है 2r दे रखी है, ये भी 2r ही है, स्क्वायर की लेंथ 2r है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं, सो इसके कोऑर्डिनेट कितना आएगा r,0, ठीक है, इसके ये कोऑर्डिनेट आएंगे, और दूसरे कोऑर्डिनेट इसके कितने आएंगे r प्लस r, 2r प्लस r, मतलब 3r,0, ओके। सो सिंपल, मेरा एक्स यू एम कितना आएगा यहाँ पे, एरिया a1 मतलब इस सर्कल का एरिया कितना है, इसका एरिया पाई r स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना r आ गया, r डिस्टेंस प्लस कर रहा हूँ प्लस अब स्क्वायर की बात आई, इसका एरिया कितना हो गया 2r का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना r प्लस r, 2r प्लस r 3r, मतलब 3r डिवाइड बाय टोटल एरिया कितना पाई r स्क्वायर प्लस
2r² का 2r का होल स्क्वायर, ये इसकी लोकेशन की वैल्यू आ गई। सिंपल, कुछ नहीं, हमने बस एरिया की वैल्यू पुट की और जो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट थी उनकी वैल्यू यहाँ पुट की और मेरे पास एक कंपोजिट बॉडी के लिए लोकेशन फाइंड आउट हो गई। ठीक है, सो अब मेरे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो लास्ट टॉपिक बचा, एक्चुअली ये कवर तो हम वर्क पावर एनर्जी में हमने इसको कवर करना था, बट हम इसको यहीं पे ले रहे हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें एक चीज पता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, क्या, एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, ये हमें पता है। अगर सिस्टम के ऊपर एफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर नहीं लगी है तो उस टाइम मेरे पास मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन जीरो कब आती है, जब फंक्शन कांस्टेंट हो। मतलब ये क्या, p इक्वल टू क्या, कांस्टेंट है। मतलब इसका मतलब क्या, p इक्वल टू कांस्टेंट है कि p इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू p फाइनल मोमेंटम। ये मेरे पास आ गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, सो इसी बेस पे, इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे एक हम आर्टिकल देखेंगे, रिकॉयल ऑफ गन। क्या, रिकॉयल ऑफ गन। अब हमने देखा है जब हमारे पास पिस्टल होती है, पिस्टल के जब हम ट्रिगर को जो ट्रिगर दबाते हैं उस टाइम क्या होता है कि अंदर उस इंटरनल सिस्टम के कारण, कंबक्शन के कारण वो इंटरनली कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, क्या वो केमिकल एनर्जी के कारण वो बुलेट आगे मूव करती है। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो रहा है इंटरनली हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि एफ एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम की जीरो है, जो कुछ भी फोर्स जो इंटरनली लग रही है। सो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मान लो अगर मेरे पास ऐसे कोई पिस्टल है, ठीक है, बिफोर जब मैं ट्रिगर अप्लाई किया उससे पहले मेरे इसके इनिशियल मोमेंटम था। ठीक है, वो इनिशियल मोमेंटम क्या था, कुछ ना कुछ इनिशियल मोमेंट था, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, जैसे ही ट्रिगर किया, सो जो गन आगे की तरफ गई, वेलोसिटी ऑफ गन आगे की तरफ हुई, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट आगे की तरफ हुई, ये बुलेट या बी कर दो, और ये गन पीछे की तरफ गई, ये वेलोसिटी ऑफ गन होगी। सो आफ्टर मैं देखूं जब ये ट्रिगर अप्लाई किया उसके बाद जो तब भी मेरा मोमेंटम कंजर्व रहा। सो मतलब पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ये रहा। पी इनिशियल कितना रहा, जीरो, आफ्टर कितना रहा, ये वाला मोमेंटम, मतलब एम ऑफ मास ऑफ क्या, मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब पीछे की तरफ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वी जी, प्लस ये मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इसको बी से डिनोट कर देता हूँ, इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सो यहाँ से मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल गन होगी वो यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितनी, वी जी इज इक्वल टू, ये इस साइड गया, मतलब एम बी मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई गन की, रिकॉइल गन की, तो पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी लगी, इतनी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे देखने को मिल गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इसमें एक और ऐड करते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है उस टाइम, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉम्ब है, बिफोर जब ये एक्सप्लोड नहीं हुआ था उस टाइम इसका मोमेंटम क्या था, जीरो था। क्यों, क्योंकि इन वेलोसिटी जीरो थी, पर जैसे ही
एक्सप्लोड हुआ, मतलब जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो उस केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पे फोर्सेस लगना स्टार्ट होगी, मतलब इंटरनल फोर्स लगना स्टार्ट होगी। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो है ना, एफ एक्सटर्नल तो जीरो है क्योंकि इस सिस्टम पे बाहरी फोर्स कोई भी नहीं लग रही। इस एफ एक्सटर्नल जीरो के कारण मेरा मोमेंटम कंजर्व रहा, तो यहाँ पे मतलब पी आई इज इक्वल टू पी एफ मेरे पास यहाँ पे आ गया, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम मेरे का कितना था, जीरो। फाइनल मोमेंटम कितना हो, फाइनल मोमेंटम जब ये ब्लास्ट हुआ तो कुछ टुकड़े आगे की तरफ गए, कुछ पीछे की तरफ गए। सो सिंपल, जब कुछ आगे गए कुछ पीछे गए, तो माने जो आगे गए उनका मास m1 हो गया, वेलोसिटी u1 होगी, जो पीछे की तरफ आए उनकी m2 u2 होगी। सिंपल। सो कितना हो गया, m1 u1 माइनस m2 u2। सो ये मेरे पास क्या आ गया, m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन, ये मेरी मोमेंटम कंजर्व यहाँ पे हो गई। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास में आपको सेंटर ऑफ मास किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आपने सीखा होगा। डिफरेंट डिफरेंट पार्टी बॉडीज के लिए हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास हम किस तरह से निकाल सकते हैं। और हमने लास्ट में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी देखा। सो थैंक यू।